Okay, students, there I'm with you again, and today my topic of discussion is example number 5 for topic number 3.3.2, the density of an ideal gases, right? So let me just complete this for you. The density of an ideal gases. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट करेंगे और पता करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या कह रही है, ठीक है. सो दे आर सेइंग कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब. अब दे वांट टू कैलकुलेट द मास, राइट. तो आपको वो फार्मूला याद करना है जिससे आपने मास कैलकुलेट करना है. सो डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस में आपने एक इक्वेशन की थी विच इज़ पी वी इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर टी. यानी मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, पी वी इज इक्वल्स टू एम ओवर एम. आई थिंक दैट द given mass over the molecular mass and RT, right? So that's the formula by which you can calculate the mass of any gas, right? If the conditions are given, like you can just calculate the mass, right? This is the given mass, and you can calculate the even molecular mass if you know these values which are beside to these equations. So let's check it out. इस example में वो हमें क्या treat कर रहे हैं. He's saying you got a gas. Okay, fine, let me make a cylinder for it. We got a gas. Okay, so that's the cylinder, and we got a gas in this, and this cylinder contains a gas which is 1 dm cube, right, and it's something like ammonia gas. Now ammonia is not a very perfect ideal gas, but the scientists are speaking in this example that you can just think it's behaving like an ideal gas, right? So what's the temperature of the cylinder is something like 30 degrees Celsius, and I don't think so. इसका 303 केल्विन जो है टोटल निकलेगा केल्विन स्केल में टेम्परेचर, ठीक है. 303 केल्विन जो है इसका इंटरनेशनल स्केल में टेम्परेचर बन जाएगा. एंड वी गॉट अ प्रेशर, वी गॉट अ ह्यूज प्रेशर ऑन इट, and that's 1000 millimeter of Hg, right? So very big pressure, यानी काफ़ी कंडेंस किया हुआ है इस गैस को हमने, ठीक है. 1000 millimeter of Hg इस पे जो है वो प्रेशर अप्लाइड है. तो what you need to do is that millimeter of Hg is not a स्टैंडर्ड यूनिट. इसको आप ATM में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. और ATM में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 760 से जो है वो डिवाइड कर दें, देन यू विल कम टू नो इट. इसको ATM में कर देंगे और ATM में इसकी वैल्यू होगी समथिंग लाइक 1.315 ATM, राइट. इसको वैसे आपको मैं करने का थोड़ा सा तरीका भी बता देता हूँ. आपको एक जनरल कांस्टेंट बात बतानी चाहिए. 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है वो बराबर होता है 1 ATM के, ठीक है. अब आपको 1000 जो है वो लेकर आना है यहाँ पे. तो आप ऐसे करें, इसको यहाँ पे ले जाएं. पहले 1 मिलीमीटर की कंडीशन बना लें. 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1/760 ATM, ठीक है. यानी जो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है वो 1/760 ATM के बराबर होता है. और आप अब 1000 करना चाह रहे हैं इसको, तो 1000 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें. 1000 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है दैट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 1/760 ATM. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही कहा था कि आप 1000 को 760 से डिवाइड कर दें तो आप ATM में आंसर गेन कर लेंगे. तो आप इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको ATM में आंसर आ जाएगा जो कि ये बनेगा 1.315 ATM. So that's the pressure in ATM जो कि अप्लाई किया जा रहा है सिलेंडर पे, राइट. और गैस इसमें मैं आपको बता दूं अमोनिया है. तो अमोनिया का मोलेकुलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन 14 ग्राम पर मोल होता है और हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल. तो टोटल इसका बन जाएगा 17 ग्राम पर मोल, राइट. 17 ग्राम पर मोल. So that's the mass, molecular mass of this gas. Now after applying the values, let's just try that equation. Let's apply the values which we know. Okay, so let's apply the values. If you just need to calculate the mass, then you just have to change that equation according to your thinking. Just take that thing. I think you must take these things away from it, right? So m is equals to something like m PV, right? और RT जो है that will be the dividend.
तो ये हमारे पास अब एक m कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन बन गई है विच वी हैव टेकन फ्रॉम द अपर इक्वेशन, और इससे जो है आप वैल्यूज प्लेस कर दें इसके अंदर. ओके फाइन, लेट मी हेल्प इट आउट. MPV, M is something like molecular mass, which is 17. P is the pressure, which is something like 1.315, and V is the volume, which is 1 decimeter cube. Okay, let me tell you one thing. अगर आप डेसीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम प्लेस कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो आपका आंसर भी डेसीमीटर क्यूब में आएगा. अगर सेंटीमीटर क्यूब में प्लेस कर रहे हैं तो आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूबिक यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में ही आएगा. तो डेसीमीटर में आप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इसको डेसीमीटर क्यूब में ही इसको वैल्यू को प्लेस करते हैं, लेकिन जो आपके पास आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में ही है, डेसीमीटर क्यूब में ही आएगा. ठीक है, सो लेट्स प्लेस इट 1, राइट. डेसीमीटर क्यूब में कर देते हैं. और आई टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर व्हेन आई वाज सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 4 कि आपको जो है आर की जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है. ठीक है, तो 0.0821 something like decimeter cube per mole per Kelvin, right? So that's the value. So you have to remember this value ATM, right? और temperature क्या है हमारे पास? Kelvin, right? 303 Kelvin. Units नहीं लिए. मास का यूनिट आपको पता है क्या होता है? ग्राम्स होता है. ठीक है, तो you can just have a look on page number 53. You can cut out the units. उससे आप ग्राम सिर्फ रह जाएगा. तो you can just have a look on page number 53. So let's sort out these things by calculator. If we just sort out these things by calculator, we get the answer 0.907 grams. यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स आपसे कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है उसमें 1.375 ATM प्रेशर है, 1 डेसीमीटर क्यूब गैस है, गैस का पता है कौन सी गैस है और टेम्परेचर भी पता है, तो बड़ी इनक्रेडिबल बात ये कि आपने उसका मैथ निकाल लिया, आपको पता लग गया कि उसमें कितनी गैस मौजूद है. सो दैट्स द इनक्रेडिबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन, जिसकी मदद से आपने उस गैस का वजन बता दिया है. इफ यू नो द प्रेशर, इफ यू नो द टेम्परेचर, इफ यू नो द volume of the gas, so that is how this equation makes us easy to know the mass of a gas if these conditions are known, right? So I really wish आपको ये भी example समझ में आ गई होगी to conclude out how the mass of a gas like ammonia which is behaving ideally. तो I don't think so अब आपको बोर्ड में भी प्रॉब्लम होगी इस इक्वेशन को यूज़ करने में for the conclusion of the mass of a gas. So wish you very best of luck. And one more thing I want to ask, आप कमेंट कर सकते हैं कि some gases are behaving ideally but some gases are not behaving ideally. Differentiate these two phenomena. कि if any gas want to behave ideally, what are the conditions for it, and if any gas don't want to behave ideally or it's not behaving ideally, तो उसके लिए क्या conditions होंगी, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है. So my next lecture will be on Avogadro's law, which is very important. So stay on with me. Thank you so much for this time.